ये कहानी है केट नाम की एक लड़की की जो स्माइल डाइनर नाम के एक रेस्टोरेंट में काम करती है। केट एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। उसकी शादी एडम नाम के एक लड़के से हुई है जो इकोनॉमिक्स की पढ़ाई कर रहा होता है। वो कोई जॉब नहीं करता, जबकि केट चाहती है कि वो जल्द से जल्द अपनी पढ़ाई पूरी करके कोई अच्छी सी जॉब करे, क्योंकि उन पर कई लोन्स होते हैं जिनका सिर्फ केट की सैलरी से क्लियर हो पाना मुश्किल होता है। इसके बावजूद ये दोनों बहुत खुश रहते हैं क्योंकि ये एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एडम भी उसे पिक करने के लिए अक्सर उस रेस्टोरेंट के पास आता रहता है। मगर एक दिन वहाँ एक चोर घुस आता है और वेटर पर गोली चलाकर उस रेस्टोरेंट के मालिक से पैसे मांगता है। ये देखकर एडम चुपके से एक पेन ले लेता है और पीछे से हमला करके उस चोर का सर फोड़ देता है। इसके बाद वो उस शहर में एक हीरो के नाम से फेमस हो जाता है, लेकिन साथ ही उस वेटर के मौत के कारण उस रेस्टोरेंट को कुछ दिन के लिए बंद कर दिया जाता है, जिससे केट की जॉब भी चली जाती है। जिसके 4 महीने बाद हम उसे एक बड़े से घर में देखते हैं जहाँ वो लेनर्ड नाम के एक 80 साल के आदमी की देखभाल करती है। लेनर्ड एक अमीर आदमी होता है पर उसका इस दुनिया में कोई नहीं है सिवाय केट के, जो ना सिर्फ उसकी केयर टेकर है बल्कि वो इन 4 महीनों में उसकी बहुत अच्छी दोस्त भी बन चुकी है। वो अपना ज्यादातर वक्त उस घर के एटिक में गुजारता है जहाँ उसके बचपन के कुछ खिलौने और पुराने जमाने का म्यूजिक प्लेयर होता है जिसमें वो अपने जमाने के गीत सुनता रहता है। एक दिन जब केट उसे दवाई देने जाती है तो वो उसे एक पुराना पेड़ दिखाकर ये कहता है कि ये पेड़ मेरे पिता ने कई साल पहले लगाया था जब मैं बहुत छोटा था, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ये अपने अंदर एक राज लिए खड़ा है। और इस हरे भरे गार्डन की देखभाल कई लोगों ने की, जिनमें से ईथन नाम का एक माली था जो अपने काम में बहुत अच्छा था, पर अचानक उसने काम पर आना बंद कर दिया और उसने अपनी सैलरी भी नहीं ली। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम एक दोस्त की तरह मुझे अपनी हर तकलीफ सुनाओ ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं और तुम बिना किसी टेंशन के ये जॉब कर सको। ये सुनकर केट को बहुत अच्छा लगता है, पर वो एक ईमानदार लड़की होती है, वो किसी का फायदा नहीं उठाती। इधर एडम ने अपनी पढ़ाई तो पूरी कर ली पर अभी भी वो खाली होता है, जिससे केट परेशान हो चुकी है क्योंकि उन्हें कई लोन्स चुकाने बाकी हैं, जिसके लिए अब एडम को भी जॉब करनी होगी। एडम उसे मनाने की कोशिश करता है पर वो उस पर गुस्सा कर देती है। दरअसल वो उससे नाराज भी होती है क्योंकि उसने उस रेस्टोरेंट के मालिक की जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाली, जिसमें उसकी अपनी जान भी जा सकती थी, जबकि वो पुलिस को भी कॉल कर सकते थे। जिसके बाद हम लेनर्ड को देखते हैं जो देर रात को एक डंडा लिए बालकनी की तरफ बढ़ रहा है। तभी उसका सामना केट से होता है जो उससे पूछती है कि आप इस तरह ये डंडा लिए क्यों खड़े हैं। लेनर्ड उसे बताता है कि उसे कुछ महीनों से किसी के चलने की आवाजें सुनाई दे रही हैं, जिस पर केट उसे बताती है कि यहाँ हम दोनों के अलावा कोई नहीं है। वो केट को देखकर उससे ये पूछता है कि तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो, जिस पर केट उसे जॉब को लेकर उसके और एडम के झगड़े के बारे में सुनाती है कि वो अकेले इन लोन्स को चुका नहीं पाएगी। जिस पर लेनर्ड उसे एक दोस्त की तरह कुछ पैसे ऑफर करता है, पर केट उन्हें लेने से मना कर देती है और उनसे एडम के लिए सिर्फ एक जॉब मांगती है, जिस पर लेनर्ड उसे माली की जॉब दे देता है और ये देखकर केट भी बहुत खुश होती है। तभी हेडन नाम का एक रियल एस्टेट एजेंट आकर उसे एक ऑफर देता है कि अगर तुमने इस आदमी को ये बिल्डिंग बेचने के लिए कन्विंस कर दिया तो मैं तुम्हें अच्छा खासा कमीशन दूंगा। जिस पर केट उससे कहती है कि मैं सिर्फ यहाँ काम करती हूँ और मुझे नहीं लगता कि लेनर्ड इस घर को बेचेगा क्योंकि उसने यहाँ अपना पूरा बचपन बिताया है। इसके बावजूद हेडन उससे कहता है कि अगर कोई चांस हो तो मुझे जरूर बताना। ये बात वो एडम को बताती है, जिस पर एडम उसे मजाक में ये कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो लेनर्ड को कन्विंस करके अपना कमीशन ले लेता। जिसके बाद रोज की तरह जब ये दोनों अपना काम कर रहे होते हैं तो उस एम्प्लॉयमेंट एजेंसी का मैनेजर लेनर्ड से मिलने आता है, जिसने केट को लेनर्ड से मिलाया था। दरअसल वो केट का काम जानने के लिए आया होता है। तभी उसकी नजर एडम पर जाती है, जिसके बारे में लेनर्ड ने उसे कुछ नहीं बताया, जबकि उसे डायरेक्टली किसी को काम नहीं देना चाहिए, पर वो इस बात पर इतना ध्यान नहीं देता। जिसके बाद लेनर्ड केट को उसकी सैलरी देता है, जिसे डिपॉजिट करने के लिए वो दोनों बैंक जाते हैं, जहां केट देखती है कि लेनर्ड ने उस चेक पर $700 की जगह $7000 लिख दिए हैं, जिससे केट समझ जाती है कि लेनर्ड उसकी मदद करना चाहता है, पर केट इन पैसों को लेना नहीं चाहती, इसलिए वो उसे कॉल करने लगती है। तभी एडम उसे रोककर ये कहता है कि हो सकता है कि ये हम दोनों की सैलरी हो, क्यों ना हम इन पैसों से अपने सारे लोन्स चुका दें, और वैसे भी आज आखिरी दिन है, अगर आज पे नहीं किया तो इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। ये सुनकर केट उस चेक को डिपॉजिट कर देती है, जिससे इनके कुछ टेंशन्स कम हो जाती हैं। इसी दौरान हम उस रियल एस्टेट एजेंट हेडन को देखते हैं जो उनका पीछा कर रहा है, जो हमारी समझ के बाहर है कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। जिसके बाद एडम उससे लेनर्ड के बारे में जानने की कोशिश करता है कि उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है और वो कितना रिच है। जिसके अगले ही दिन केट रोज की तरह उसके लिए दवाई लेकर जाती है। वो
देखती है कि लियोनार्ड की डेथ हो चुकी है। ये जानकर उसे बहुत दुख होता है, वो बहुत रोती है। एडम भी आकर उसे संभालने लगता है, लेकिन इसी दौरान वो वहाँ पर मौजूद कुछ चीजों को चेक करने लगता है जिन्हें छूने से केट मना करती है। इसके बावजूद वो एक बॉक्स को ओपन करता है जिसमें लियोनार्ड के कुछ पुराने खिलौने होते हैं। जैसे ही वो उन खिलौनों को हटाता है उसे ढेर सारे पैसे दिखाई देते हैं जिन्हें देखकर उन दोनों के होश उड़ जाते हैं। केट उससे कहती है कि हमें इन पैसों को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, जिस पर एडम उससे कहता है कि ऐसा करने से सिवाय गवर्नमेंट के किसी को फायदा नहीं होगा, और वैसे भी लियोनार्ड का इस दुनिया में कोई नहीं है, क्यों ना हम इन पैसों को रख लें, किसी को पता नहीं चलेगा। जिसके लिए केट भी मान जाती है और एडम से कहती है कि हमें तब तक उन पैसों को नहीं छूना है जब तक कि लियोनार्ड का फ्यूनरल पूरी तरह खत्म ना हो जाए। जिसके बाद हम चेस्लर नाम की एक डिटेक्टिव को देखते हैं जो उन दोनों से लियोनार्ड की डेथ की पूछताछ करने आई है। केट उसे बताती है कि लियोनार्ड की हेल्थ कंडीशन बिल्कुल ठीक थी और वो टाइम पर दवाई भी ले रहा था, पर मैं हैरान हूँ कि वो कैसे मरा। तभी चेस्लर उससे कहती है कि तुम इसकी डेथ के बारे में इसके रिश्तेदारों को इन्फॉर्म कर दो। जिस पर केट उसे बताती है कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है और वो चाहता था कि उसकी अस्थियां इसी बंगले के गार्डन में दफनाई जाएं। ये सुनकर वो थोड़ी हैरान हो जाती है और वहाँ से निकल जाती है। जिसके फौरन बाद केट तैयार होकर उस एम्प्लॉयमेंट एजेंसी के मैनेजर से मिलने जाती है ताकि एक और जॉब ढूंढ सके, पर मैनेजर उससे कहता है कि लियोनार्ड का इस दुनिया में कोई नहीं था और वो अपने पीछे अच्छी खासी प्रॉपर्टी छोड़ गया, इसलिए जब तक उसकी डेथ की इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती मैं तुम्हें किसी और जगह जॉब नहीं दिलवा सकता। ये सुनकर केट को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि लियोनार्ड की डेथ से उसका कोई लेना देना नहीं है। इधर एडम एक जॉब के लिए ऑनलाइन इंटरव्यू देता है पर वो उसमें सिलेक्ट नहीं हो पाता, जिस पर उसे बहुत दुख होता है। वो सीधे लियोनार्ड के घर जाता है और उन पैसों को गिनने लगता है जो लियोनार्ड ने छुपा रखे थे। इसी दौरान उसे शीशे के टूटने की आवाज सुनाई देती है, जिस पर वो चेक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी उस पर पीछे से कोई हमला कर देता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद केट भी वहाँ पहुंचकर उसे डांटने लगती है कि वो इस तरह यहाँ नहीं आ सकता, जिस पर एडम उससे कहता है कि मैं तो यहाँ पैसों के लिए आया था, पर वो कौन था जिसने मुझ पर हमला किया और वो यहाँ क्यों आया, और इससे पहले कि वो उन पैसों को देख ले हमें उन पैसों को बैंक में डिपॉजिट कर देना चाहिए। जिस पर ये दोनों उन पैसों को बैंक में जमा कर देते हैं और पैसे मिलने की खुशी में घर आकर इस पल को सेलिब्रेट करते हैं। पर अगले ही दिन उन्हें पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है जहाँ डिटेक्टिव चेस्लर केट से एक सवाल पूछती है कि लियोनार्ड ने उसकी अस्थियों को गार्डन में दफन करने की बात तुम्हें ही क्यों बताई, जबकि वो किसी लॉयर को भी हायर कर सकता था। तभी एडम उससे कहता है कि अगर उसने किसी लॉयर को हायर नहीं किया तो इसमें हमारी क्या गलती है। जिस पर चेस्लर उनसे कहती है कि अगर उसका कोई लॉयर होता तो वो उसकी प्रॉपर्टी विल में ये भी लिखा होता कि उसके फ्यूनरल का खर्चा कौन उठाएगा। ये सुनकर केट उससे कहती है कि मैं इस काम की जिम्मेदारी लेती हूँ। जिसके बाद लियोनार्ड का फ्यूनरल पूरा हो जाता है और ये दोनों उसके लिए प्रेयर करने लगते हैं कि तभी जूलिया नाम की एक औरत उनके पास आती है। दरअसल ये लियोनार्ड की लॉयर होती है। वो उसे बताती है कि लियोनार्ड ने अपनी सारी प्रॉपर्टी केट के नाम कर दी है। ये देखकर उन दोनों को यकीन ही नहीं होता कि लियोनार्ड ने ऐसा क्यों किया। इसलिए केट उससे पूछती है कि इन 4 महीनों में लियोनार्ड ने कभी किसी लॉयर का जिक्र नहीं किया और ना ही वो घर से बाहर गया था, तो फिर ये विल तुमने कैसे बनाई। जिस पर जूलिया उससे कहती है कि मेरी मीटिंग उनसे ऑनलाइन हुई थी। जिसके बाद केट उससे पूछती है कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। जिस पर जूलिया उससे बताती है कि तुम्हें एक लॉयर को हायर करना होगा। जिस पर केट उससे कहती है कि क्यों ना तुम ही मेरी लॉयर बन जाओ। जिस पर जूलिया कहती है कि ठीक है, पर तुम्हें आगे से संभल के रहना होगा क्योंकि तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है और तुम्हारे साथ जो लड़का है क्या वो भरोसे के काबिल है। जिस पर केट उससे कहती है कि हाँ वो मेरा हस्बैंड है और हम दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाते। जिसके बाद उसी रात एडम उससे कहता है कि इस खुशी में हमें एक लंबी छुट्टी प्लान करनी होगी। जिस पर केट उससे कहती है कि लियोनार्ड की इन्वेस्टिगेशन अभी पूरी नहीं हुई है। अगर हम हॉलिडे पर निकल गए तो उस डिटेक्टिव चेस्लर के दिमाग में कई सवाल पैदा होंगे। बेहतर है कि हम कुछ दिन यहीं रहें। जिसके बाद ये दोनों लियोनार्ड के घर शिफ्ट होने की प्लानिंग कर रहे होते हैं जो अब केट के नाम हो चुका है। तभी एडम को पुलिस स्टेशन से कॉल आती है कि उसे उस रेस्टोरेंट के हादसे से रिलेटेड एक स्टेटमेंट देनी होगी। जिस पर एडम पुलिस स्टेशन पहुंचता है पर वहां उसे पता चलता है कि उन्होंने उसे कॉल ही नहीं किया था। तभी डिटेक्टिव चेस्लर से उसका सामना होता है और वो चेस्लर से उस हादसे के बारे में सब कुछ बता देता है। जिस पर चेस्लर उससे कहती है कि जिस आदमी का तुमने सर फोड़ दिया था उसका कुछ ही दिन पहले जेल के ही एक आदमी ने मर्डर कर दिया। एडम कहता है कि इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि मुझे कॉल किसने किया। यहाँ से चेस्लर के दिमाग में सवालों का सिलसिला शुरू हो जाता है कि एडम का इन सब हादसों से क्या रिश्ता है। इधर हेडन एक बार फिर लियोनार्ड के घर पहुंच जाता है। जिस पर केट उससे कहती है कि तुम इस तरह किसी की प्रॉपर्टी में घुस नहीं सकते। अब ये घर मेरा है और मैं इसे नहीं बेचूंगी। अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। ये सुनकर वो वहाँ से निकल जाता है। उसी रात वो वॉशरूम में एक घड़ी देखती है जो बहुत महंगी होती है
जिससे वो समझ जाती है कि एडम ने उसे बताए बगैर ही बैंक से पैसे निकाले हैं जो उन दोनों ने डिपॉजिट किए थे। जिसके अगले दिन डिटेक्टिव चेस्लर उसके घर आती है, जहाँ केट से उसे पता चलता है कि लेनर्ड ने अपना घर उसके नाम कर दिया है। ये सुनकर चेस्लर उससे कहती है कि सिर्फ 4 महीनों में कोई किसी पर इतना मेहरबान कैसे हो सकता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दे। जिस पर केट उससे कहती है कि ये तो मुझे नहीं पता, पर तुम यहाँ क्यों आई हो। जिस पर चेस्लर उसे बताती है कि मुझे तुम्हारे हस्बैंड एडम से पूछताछ करनी है कि वो उसी रात उस रेस्टोरेंट में क्यों था जब वहाँ वो चोर घुस आया। और फिर लेनर्ड की डेथ एडम के ज्वाइन होने के कुछ ही दिन बाद हो गई और अचानक से वो पुलिस स्टेशन पहुंचकर ये कहता है कि उसे किसी ने कॉल किया था, जबकि वो केस 5 महीने पहले ही बंद हो चुका है। ये बात वो एडम से शेयर करती है, जिस पर एडम उससे कहता है कि जब मैं बैंक से वापस आ रहा था तो मैंने एक ही कार कई जगह पर देखी, जिससे मुझे लगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, मुझ पर नजर रख रहा है। ये सुनकर केट समझ जाती है कि कोई तो है जो उन पैसों के बारे में जानता है, शायद वो चेस्लर भी हो सकती है, इसलिए वो तुमसे पूछताछ करने आई थी। मैंने तुम्हें वार्न भी किया था कि जब तक लेनर्ड की डेथ की इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हो जाती हम उन पैसों को हाथ भी नहीं लगाएंगे, पर तुम नहीं माने। शायद हम किसी मुसीबत में फंसने वाले हैं। इधर चेस्लर को यह पता चलता है कि लेनर्ड ने अपनी डेथ से कुछ ही दिन पहले केट को $7,000 का चेक दिया था, जो कि बहुत बड़ी रकम है, जबकि एम्प्लॉयमेंट एजेंसी के मुताबिक उसकी सैलरी सिर्फ $700 थी। ये बात वो उस एजेंसी के मैनेजर को बताती है, जिसे सुनकर वो शॉक हो जाता है क्योंकि केट ने ये बात उसे भी नहीं बताई। इधर केट एडम को ढूंढती हुई एक पुराने कैबिन में जाती है, जहाँ एक रैक पर उसे खून के कुछ धब्बे दिखाई देते हैं। वो उस रैक को हटाकर अंदर जाती है, जहाँ उसे एक बैग लटकी हुई दिखाई देती है। जैसे ही वो उस बैग को जोर से खींचती है, उससे एक हाथ बाहर निकलता है, जिससे वो डर जाती है और साथ ही उस बैग से कुछ डायमंड्स भी गिरते हैं। ये बात वो एडम को बताती है, जिस पर एडम उससे कहता है कि ये बात मुझे पहले से पता है। उस आदमी का नाम ईथन है, जो मुझसे पहले यहाँ माली हुआ करता था। केट उससे पूछती है कि ये बात तुम्हें कैसे पता, जिस पर एडम उससे कहता है कि उसके पास लेनर्ड के दिए हुए कई चेक्स थे जो उसने कभी डिपॉजिट ही नहीं किए, और उसके बदन पर एक गोली लगी है। शायद वो किसी मामले में इन्वॉल्व था, शायद उसी ने उन पैसों को उस बक्से में छुपाया होगा, जिसके बाद वो उस कमरे में छुप गया और गोली लगने के कारण वहीं मर गया। जिस पर केट उससे कहती है कि वो बाहर भी तो आ सकता था, जिस पर एडम उसे उन डायमंड्स को दिखाकर ये कहता है कि शायद इसी वजह से कि ये किसी के हाथ न लग जाए। तभी दरवाजे पर उस एजेंसी का मैनेजर आ जाता है, जिससे ये दोनों घबरा जाते हैं और उनसे कुछ हीरे छूट जाते हैं। वो केट से कहता है कि मैं पता लगा कर रहूंगा कि लेनर्ड की मौत कैसे हुई और उसे किस प्लानिंग के साथ लौटा जा रहा था। ये सुनकर वो उस घर की तलाशी लेने लगती है, जिसमें उसे पता चलता है कि लेनर्ड की एक दवाई वक्त से पहले खत्म हो चुकी है। जिसके बाद एडम उन दोनों के लिए नया फोन ले आता है। इस पर वो गुस्सा हो जाती है कि हमारे आसपास एक लाश पड़ी हुई है और तुम्हें शॉपिंग की पड़ी है। जिस पर एडम उससे कहता है कि तुम जो भी कह लो, मैं ना तो उन पैसों को छोड़ूंगा और ना ही इस घर को, और जहाँ तक उस लाश का सवाल है मैं उसे ठिकाने लगा दूंगा। ये कहकर वो उस लाश को कहीं दूर फेंक आता है। पर उसी रात उन दोनों को किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है, जिस पर एडम गन लेकर कमरे से बाहर आता है। दरअसल वो उस एजेंसी का मैनेजर होता है जो उन दोनों के खिलाफ प्रूफ इकट्ठा करने आया था, पर वो गन देखकर घबरा जाता है और सीढ़ियों से गिर पड़ता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद चेस्लर वहां पहुंचती है और उससे कहती है कि सारे हादसे तुम दोनों की मौजूदगी में ही क्यों हो रहे हैं। जिस पर केट उससे कहती है कि शायद ये बात आपको उस मैनेजर से पूछनी चाहिए जो देर रात को चोरों की तरह हमारे घर में घुस आया था। जिस पर चेस्लर उससे कहती है कि मैं सब जानती हूँ और तुमने उन बिल्स को किसके पैसों से पे किया, पर मुझे तुम पर नहीं बल्कि तुम्हारे हस्बैंड पर शक है, क्योंकि वो 3 हादसों से जुड़ा है। पहला उस रेस्टोरेंट के चोर का जेल में मर्डर, दूसरा एडम के ज्वाइन होते ही लेनर्ड की अचानक मौत, और तीसरा उस एजेंसी के मैनेजर का एक्सीडेंट। अभी वहाँ एडम आ जाता है, जिससे चेस्लर वहाँ से निकल जाती है। अब केट को लगता है कि वो दोनों किसी बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं, इसलिए वो उसकी न्यूली हायर्ड लॉयर जूलिया से मिलकर उसे सब कुछ बता देती है कि किस तरह उन्हें वो पैसे मिले और उन्होंने उसे बैंक में डिपॉजिट कर दिया। पर चेस्लर को एडम पर शक हो चुका है कि उसका नाम 3 लोगों की डेथ से जुड़ चुका है, इसलिए एडम को बचाने में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वो उसे लेकर बैंक जाती है, जहां उसे पता चलता है कि एडम ने उन सारे पैसों को निकाल लिया है। ये देखकर उसे भी एडम पर शक हो जाता है और वो उस लॉयर को उन डायमंड्स के बारे में बता देती है जो एडम को उस पुराने कमरे में मिले थे। ये सुनकर जूलिया उससे कहती है कि अगर एडम डायमंड्स और ये पैसे दोनों लेकर यहाँ से भाग गया तो चेस्लर का शक यकीन में बदल जाएगा
कि पैसों की खातिर एडम ने लेनार्ड को मार दिया, जिससे हम कभी एडम को बचा नहीं पाएंगे, इसलिए अब तुम्हें एडम को किसी भी तरह रोकना होगा। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। केट उससे कहती है कि तुम भी मेरे साथ चलो, इस पर जूलिया उससे कहती है कि मैं इस डिटेक्टिव चेस्लर के पास जा रही हूँ, क्योंकि अगर मैंने उसे नहीं रोका तो वो सर्च वारंट लेकर तुम्हारे घर पहुंच जाएगी। इधर चेस्लर को पता चलता है कि जिस केस की वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है उस आदमी का लॉन्ड्री बिल एक अनजान लाश से मिला है, जो एक कचरे के डिब्बे में पड़ी हुई थी। दरअसल ये लाश लेनार्ड के पुराने माली ईथन की होती है, जिसे एडम ने उस रात एक कचरे के डिब्बे में फेंक दिया था, और उस लॉन्ड्री के बिल में लेनार्ड का नाम होता है। ये देखकर उसका शक यकीन में बदल जाता है कि एडम ही वो आदमी है जिसने लेनार्ड को मारा था। इधर केट घर पहुंचकर एडम को कॉल करती है, पर उसका फोन बंद होता है, जिससे वो घबरा जाती है कि वो उसे छोड़कर भाग गया। तभी अचानक वो उसके सामने आ जाता है, जिससे वो डर जाती है। दरअसल वो अपना सामान पैक कर रहा होता है। वो उसे हेडन के बारे में बताता है कि वो कोई रियल एस्टेट एजेंट नहीं, बल्कि जेल से छूटा हुआ एक चोर है, जिसने कुछ ही महीने पहले एक ज्वेलरी शॉप से हीरे चोरी किए थे। उसका पार्टनर कोई और नहीं बल्कि ईथन ही है, जो हीरे लेकर इस घर में छुप गया। केट कहती है कि अगर वो दोनों पार्टनर्स थे तो फिर ईथन यहाँ आकर क्यों छुपा, जबकि वो हेडन के साथ भाग भी सकता था। जिस पर एडम कहता है कि हमें इस बारे में नहीं सोचना चाहिए, और इससे पहले कि यहाँ पुलिस आ जाए हमें यहाँ से निकलना चाहिए। ये सुनकर केट को तसल्ली हो जाती है कि ईथन का कातिल एडम नहीं है, और ना ही वो उसे छोड़कर भागने वाला था। ये बात वो जूलिया को फोन करके बताने ही वाली होती है कि तभी हेडन वहाँ पहुँच जाता है, और केट को गन पॉइंट पर लेकर एडम से कहता है कि मुझे हीरे दे दो, वरना मैं इस लड़की पर गोली चला दूंगा, जैसे मैंने हीरो के लिए अपने पार्टनर ईथन पर गोली चलाई थी। तभी एडम भी उससे कहता है कि अगर मैंने तुम्हें हीरे दे दिए तो तुम हम दोनों को मार दोगे। हेडन एक प्रोफेशनल शूटर होता है, इसलिए वो मौका देखकर एडम पर गोली चला देता है, जिससे एडम गिर जाता है। केट उसे रोकने लगती है, जिस पर वो उसे एक पंच कर देता है। फिर जैसे ही वो एडम की तरफ बढ़ता है, एडम भी उस पर गोलियां चला देता है, जिससे हेडन भी मर जाता है। तभी केट को होश आता है और वो एडम के पास जाती है, जहाँ एडम मरने से पहले उससे कुछ कहना चाहता है, पर दर्द के कारण वो कुछ नहीं कह पाता और मर जाता है। अब केट को इस बात का बहुत दुख होता है कि उसने एडम पर शक किया था, जबकि उसने हर बार की तरह अपनी जान की परवाह किए बगैर उसकी जान बचाई। तभी जूलिया भी वहाँ पहुँच जाती है और केट से कहती है कि हमें जल्द से जल्द डायमंड को ढूंढकर पुलिस को सब कुछ बताना होगा, वरना उनका शक अब तुम पर जाएगा। केट भी उससे कहती है कि वो हेडन ही था जो रात को घर पर आया करता था, और उसी ने लेनार्ड को ओवरडोज देकर मार दिया, और उसी ने उन सारे हीरो को पाने के लिए अपने पार्टनर ईथन पर गोली चलाई। तभी जूलिया उससे पूछती है कि हीरे कहाँ हैं, जिस पर केट उससे कहती है कि ये बात सिर्फ एडम को पता थी। जिस पर जूलिया उससे कहती है कि उन हीरो की वैल्यू $3 मिलियन थी। तभी केट को उस पर शक हो जाता है। वो उससे कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि उन हीरो की वैल्यू $3 मिलियन है, जबकि ये बात मुझे भी नहीं पता। जिस पर जूलिया फंस जाती है और उसे पूरी कहानी सुनाती है कि किस तरह हेडन ने मेरे जरिए खुद पर लगे क्रिमिनल चार्जेस हटाए, जिसके बदले में उसने मुझे $1 मिलियन ऑफर किए, जो कि हीरो की शक्ल में ईथन के पास थे। मैं हेडन के कहने पर ईथन को ट्रेस करती रही, पर मुझे नहीं पता कि ईथन इस बड़े घर में नहीं बल्कि उस पुराने कैबिन के खुफिया कमरे में हीरो के साथ मर गया, जिसके बारे में मुझे तुमसे पता चला। फिर मैंने ये बात हेडन को बता दी और हेडन यहाँ पहुँच गया। अब जल्दी से बता दो कि हीरे कहाँ हैं, वरना मुझे मजबूरन तुम्हें मारना पड़ेगा। जिस पर केट उससे कहती है कि मुझे सच में नहीं मालूम कि हीरे कहाँ हैं, और अगर पता भी होता तो मैं तुम्हें नहीं बताती। तभी डिटेक्टिव चेस्लर वहाँ आ जाती है, जिससे जूलिया केट को पीछे से गन पॉइंट पर ले लेती है। चेस्लर उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर समझ जाती है और उसे हाथ ऊपर करने के लिए कहती है। जूलिया उसे करीब आते देख घबरा जाती है और उस पर गोली चला देती है, पर चेस्लर उसके निशाने से बच जाती है और उस पर 2 गोलियां चलाती है, जिससे जूलिया भी मर जाती है। अब इस किस्से को 4 महीने बीत जाते हैं और हम केट को उसी घर में देखते हैं जहाँ वो गार्डन में पेड़ उगा रही है, और अब वो एडम के बच्चे की माँ बनने वाली है। तभी डिटेक्टिव चेस्लर भी वहाँ पहुंचकर उसे ये गुड न्यूज सुनाती है कि उसका बच्चा ये सुनकर बड़ा नहीं होगा कि उसका बाप कोई क्रिमिनल था, बल्कि उसका बाप एक बहादुर आदमी था जिसने 2 लोगों की जान बचाई। यानी कि उसने हेडन और जूलिया के कॉल रिकॉर्ड से यह साबित कर दिया कि लेनार्ड को मारने का प्लान उन्हीं दोनों ने किया था। पर अब तक किसी को ये नहीं पता कि वो हीरे कहाँ हैं, सिवाय एडम के, जो अब इस दुनिया में नहीं है। तभी केट उस गार्डन के वाटर सप्लाई का टैप ऑन करती है, जिसके कतरे उस पेड़ के नीचे जा गिरते हैं जो 80 साल पुराना है। तभी धीरे धीरे मिट्टी हटने लगती है और हीरे दिखाई देते हैं, जिससे लेनार्ड की ये बात साबित हो जाती है कि ये पेड़ अपने अंदर सच में एक राज लिए खड़ा है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी।